हेलो गाइस, वेलकम ऑल। तो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बेसिस एंड डायमेंशन के बारे में। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बेसिस क्या होता है? किस सेट को वेक्टर स्पेस का बेसिस कब बोलेंगे? फर्स्ट कंडीशन है एल बी इज इक्वल टू बी, यानी कि वो सेट क्या होना चाहिए? स्पैनिंग सेट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? वेक्टर बेसिस का जो सेट है वो क्या होना चाहिए? एल आई होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। और डायमेंशन क्या है? जो भी बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बेसिस में, उसको क्या कहेंगे हम? डायमेंशन, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ बी इज कॉल्ड डायमेंशन कहेंगे। फिर हमने चार इंपॉर्टेंस थ्योरम की थी। फर्स्ट थी इनवेरियंस थ्योरम। इनवेरियंस थ्योरम क्या कहती है कि हमने देखा था कि किसी वेक्टर स्पेस के जरूरी नहीं कि बेसिस यूनिक हो। डिफरेंट डिफरेंट बेसिक बेसिस हो सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन है कि जितने बेसिस होंगे उनकी क्या होगी? कार्डिनलिटी इक्वल होगी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, यानी कि डायमेंशन यूनिक होगा। इस कहने का मतलब है, ये कौन कहता है? इनवेरियंस थ्योरम। कि कोई भी बेसिस है बी वन एंड बी टू, तो उन दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी? सेम होगी। एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी फाइनाइट जनरेटिंग वेक्टर स्पेस है उसके पास क्या होगा? बेसिस होगा ही होगा। ये कहती है एग्जिस्टेंस थ्योरम। फिर थर्ड थ्योरम की थी हमने रिप्लेसमेंट थ्योरम। रिप्लेसमेंट थ्योरम कहती है कि कोई भी वेक्टर स्पेस के अंदर जिसका डायमेंशन n है, तो कोई भी एल आई सेट, मतलब क्या होगा? जिसके सभी एलिमेंट एल आई होंगे, सभी वेक्टर्स एल आई होंगे, और उसकी जो कार्डिनलिटी है वो n है ना, तो वही क्या काम करेगा? बेसिस का काम करेगा। मतलब n एल आई सेट वेक्टर्स का स्पेस बनाएंगे ना, जो सेट बनाएंगे वो क्या होगा? बेसिस का काम करेगा, अगर डायमेंशन n है तो। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो कि डायमेंशन s है, तो s कोई भी स्पेनिंग सेट है, स्पेनिंग सेट हुआ होगा, और उसके कार्डिनलिटी क्या होगी? एन, तो भी हम बेसिस कहेंगे इसको। ये हमने पढ़ा था। और अगली थ्योरम जो थी एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी एल आई सेट है उसको एक्सटेंड करके हम बेसिस बना सकते हैं। तो इसमें हमने क्या तरीका यूज किया था कि मान लो कोई भी एल, इसका डायमेंशन तो मान लिया कि हमने एन है, और एल क्या है? कोई भी एल आई वेक्टर्स का सेट है, और बी हो गया इसका बेसिस। तो अब हम एल को एक्सटेंड करके क्या बनाना है? बेसिस बनाना है। तो हम कर देंगे पहले एल यूनियन बी, और जो सभी एलिमेंट आएंगे जो इसमें डिपेंडेंट एलिमेंट होंगे उसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। जो बच जाएगा सारे एल आई वेक्टर्स, वो क्या होंगे? बेसिस बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे किया था, मान लो एल है 1 0 0 0 1 0, और बेसिस है इसका, इसका डायमेंशन 3 होगा क्योंकि बेसिस में 3 एलिमेंट है। कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस 3 है। 1 1 1 1 1 0 1 0 0। तो नेक्स्ट स्टेप है हम इसको एक्सटेंड करेंगे एल को बेसिस बनाने के लिए। तो पहले कर देंगे हम एल यूनियन बी। इन दोनों की यूनियन क्या आ जाएगी? 1 0 0 0 1 0, 1 1 1 1 1 0। और ये एलिमेंट तो पहले लिख दिया है, इसलिए लिखा नहीं 1 0 0, ट्वाइस आ गया। तो अब हमने देखा कि 1 0 0 0 1 0 से मैं ये एलिमेंट बना सकता हूँ 1 1 0। तो इस एलिमेंट को हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। अब क्या बच गया? 3 एलिमेंट बच गए, और ये तीनों चेक कर सकते हैं हम एल आई। तो अब ये क्या बन गया? एक बेसिस बन गया। नेक्स्ट हमने कुछ स्टैंडर्ड बेसिस किए थे। अब हम कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। बेसिस के ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं। मान लो कोई भी बी बेसिस है, x1 x2 अप टू xn, और कोई x एलिमेंट है जो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है, ए आई एक्स आई। और कोई ना कोई एक ऐसा ए आर नॉन इक्वल टू जीरो है, देन बी डैश लिख रहा हूं मैं, x1 x2 अप टू xr-1, x xr+1 टू xn।
ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि बी कोई भी बेसिस है वेक्टर स्पेस का, और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैंने कोई वेक्टर बनाया एक्स, और कोई ना कोई ऐसा, तो ए आर जीरो नॉन जीरो होगा ना एक्स में। अगर सभी जीरो हो गए तो ये जीरो वेक्टर ही बना देगा। कोई ना कोई एक ऐसा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा कोफिशिएंट ए आर स्केलर ऐसा मिलेगा जो नॉन जीरो होगा। अगर उस नॉन जीरो की जगह हम एक्स को रख देंगे ना, तो वो भी बी डैश भी क्या बनाएगा, बेसिस बनाएगा। मान लो कि बेसिस जो है वो ये है x1, x2, x3 और x4। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्या कहते हैं, मैंने कोई भी वेक्टर बनाया इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, मान लो x1 + 4 x3 और x4। x4 नहीं, इन दो से ही बनाया, चलो ये मान लो। अब क्या है, यहाँ पे ऐसे थे 0x2 + 0x4 लिख लूं, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है ना। इसको फॉर्मेट में लिखता हूँ, 0x2 मान लो 4x3 और 0x4। इन चारों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्स को लिख सकता हूँ, किसी वेक्टर को। तो अब जो नॉन जीरो स्केलर है, यानी कि x1 का स्केलर नॉन जीरो है और x4 का, तो बी डैश अगर मैं x1 की जगह ये x रख दूं ना, x, x2, x3, x4, तो ये भी क्या बनाएगा, एक बेसिस बनाएगा। या फिर x3 की जगह x को रख दूं, x1, x2 जो भी नॉन जीरो स्केलर है ना उसकी जगह x रख दूंगा, तो वो भी बेसिस बनाएगा। जिसका जीरो स्केलर है ना इसकी जगह x नहीं रख सकते, वो जरूरी नहीं है कि बेसिस बनाए। तो ये पॉइंट ये कहता है। नेक्स्ट है, मान लो बी कोई भी बेसिस है, और अल्फा कोई भी नॉन जीरो स्केलर है फील्ड से। तो जो है अल्फा बी भी क्या बनाएगा, बेसिस बनाएगा। अल्फा x1, अल्फा x2 किसी भी नॉन जीरो स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी क्या बना देता है, बेसिस बनाता है। जी बेसिस। नेक्स्ट, अगर कोई भी डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है वी का, तो उसका जो डायमेंशन है ना, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। उसके डायमेंशन से सब स्पेस के लेस देन और इक्वल टू होगा। इक्वल कब होगा, अगर डब्ल्यू और वी दोनों इक्वल हैं तो इक्वल ही हो जाएगा। मान लो एस कोई भी सेट है डब्ल्यू का, और डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है वी का। एस एल आई या एल डी, एल आई हो या फिर एल डी हो, किसमें, डब्ल्यू में। अगर डब्ल्यू में एल आई एल डी है ना, तो एस क्या होगा, एल आई होगा तो एल आई होगा वी में, और एल डी होगा तो एल डी होगा वी में। नेक्स्ट, मान लो डब्ल्यू कोई भी सब स्पेस है वी का, एंड वी क्या है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब क्या है, इसका डायमेंशन फाइनाइट है, या फिर कहें किसी फाइनाइट सेट से जनरेट होता है। अगर वी और डब्ल्यू का डायमेंशन इक्वल हो जाए ना, तो वी और डब्ल्यू ही इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट रिजल्ट है एक, लेट एफ बी ए फील्ड एंड के कोई भी इसकी सब फील्ड है, तो डायमेंशन ऑफ एफ ओवर के डिवाइड करेगा आर को, एंड
cardinality of k is p की पावर s such that s divides r, where r क्या होगा। अब देखो हमने पढ़ा था कि जो फील्ड होती है उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, कुछ सम प्राइम की पावर सम इंटीजर होती है कुछ ना कुछ। तो हमने मान ली कि फील्ड की कार्डिनलिटी क्या है, पी की पावर सम आर। ये क्या है, सब फील्ड है। तो अब बाय लैग्रेंज थ्योरम पता है कि जो ग्रुप मान लो या सब ग्रुप मान लो क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे सब फील्ड क्या करेगी, पी की पावर आर को डिवाइड करेगी, किसी प्राइम की पावर आर को डिवाइड करेगी, मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ प्राइम की पावर ही होगी तभी डिवाइड कर सकती है। और फिर हमने देखा था एक रिजल्ट की एफ ओवर एफ भी वेक्टर स्पेस बनाता है। कोई भी फील्ड अपने ऊपर फील्ड ओवर फील्ड क्या बनाती है, वेक्टर स्पेस। फिर देखा था कि कोई भी सब फील्ड हो तो वो फील्ड ओवर सब फील्ड भी क्या बना देता है, वेक्टर स्पेस बना देता है। तो ये रिजल्ट कहता है कि एफ ओवर के क्या बनाएगा, एक वेक्टर स्पेस बनाएगा जो उसका डायमेंशन होगा ना, वो फील्ड की जो कार्डिनलिटी की प्राइम की पावर आर है ना, उस आर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका इंट देखो जैसे प्रूफ। मान लो कि जो कार्डिनेटिव फील्ड है वो है पी की पावर आर, जहाँ पे पी क्या होगा, वेयर पी इज प्राइम, और आर क्या होता है, कोई नेचुरल नंबर। इंटीजर से होगा, नेचुरल नंबर से होगा। तो ए के मान लिया हमने कोई भी सब फील्ड है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ सम पी की पावर एस। एस क्या होगा, कोई ना कोई प्राइम पावर एस होगी, आर से लेस देन इक्वल टू एस। ये कहाँ से आएगा, लैग्रेंज थ्योरम। किस सब फील्ड की कार्डिनलिटी को डिवाइड करेगी। वी नो, अब पता है कि एफ ओवर की क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। तो वेक्टर स्पेस की कार्डिनेटी हमने पढ़ी थी, क्या रिजल्ट था, वेक्टर स्पेस की कार्डिनेटी किसकी इक्वल होती है, एफ ओवर के की कार्डिनेटी क्या आएगी, कार्डिनेटी ऑफ फील्ड और उसकी रेज टू पावर डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एफ ओवर के। यही आएगा। तो अब कार्डिनेटी ऑफ फील्ड क्या है, पी रेज टू पावर आर। कार्डिनेटी ऑफ फील्ड ओवर के, इसकी कार्डिनेटी क्या आएगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, आर डायमेंशन है। और कार्डिनेटी ऑफ के क्या है, होगी कि इसकी पावर डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एफ ओवर के, डायमेंशन ऑफ एफ के का जो डायमेंशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो आर है वो एस इंटू टी, कुछ ना कुछ डायमेंशन ऑफ एफ ओवर के मान लिया टी, वेयर टी मान लेते हैं हम क्या है, डायमेंशन ऑफ एफ ओवर के। यानी कि एस क्या करेगा, आर को डिवाइड करेगा। एस जो है वो डिवाइड करेगा आर को, एंड एस जो है टी जो है वो भी आर को डिवाइड करेगा। हमें प्रूव क्या करना था, ये प्रूव करना था ना कि जो डायमेंशन ऑफ एफ के है वो आर को डिवाइड करेगा, यानी कि टी डिवाइड्स आर कर रहा है। नेक्स्ट करते हैं। मान लो फील्ड की कार्डिनलिटी क्या है, पी की पावर आर है, पी क्या होगा, प्राइम, और आर कोई भी नेचुरल नंबर होगा। देन फॉर एवरी एस दैट डिवाइड्स आर,
देयर एग्जिस्ट ए कार्डिनलिटी पी की पावर एस। ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी फील्ड है और के सब फील्ड है तो क्या होगा, ऐसा वेक्टर स्पेस मिल जाएगा जिसकी कार्डिनलिटी पी की पावर एस होगी, वो तो डिवाइड करता हुआ ऐसे वेक्टर स्पेस मिल जाएगा। अब ये कहता है कि ऐसा एक हर एक एस के लिए मिल जाएगा, और क्या कैसा मिलेगा, एक यूनिक मिलेगा, यूनिक वेक्टर स्पेस मिलेगा। यानी कि मान लो कि ये थ्योरम क्या कह रही है, कोई भी फील्ड है जिसकी पावर कार्डिनलिटी है 2 की पावर 5, तो अब 2 की पावर 5 को कौन कौन डिवाइड करता है, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो ये कह रहा है कि हर एक जो भी डिवाइड करता है पी की पावर एस, उस कार्डिनलिटी का एक सब फील्ड मिलेगा। और क्या मिलेगा, यूनिक ही मिलेगा इस कार्डिनलिटी का। यानी कि 2 की कार्डिनलिटी कब मिलेगा, 2 की पावर 2 का भी हर एक कार्डिनलिटी का सब फील्ड मिल जाएगा। 2 की पावर 0 कार्डिनलिटी यानी कि जीरो, ये ट्राइबल फील्ड नाम का कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि फील्ड की जो मिनिमम कार्डिनलिटी होती है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। तो ये मत सोचना कि 2 की पावर 5 को 2 की पावर 0 भी तो डिवाइड करती है, इस कार्डिनलिटी की तो क्या फील्ड ही नहीं होती कोई भी। हम फील्ड की कार्डिनलिटी ही 2 या 2 से ज्यादा लेके चलते हैं, क्योंकि फील्ड में क्या होना चाहिए, यूनिटी भी होनी चाहिए और जीरो भी होना चाहिए। मतलब मिनिमम फील्ड की कार्डिनलिटी 2 होती है। तो इसमें टोटल सब फील्ड कितनी होंगी, आर की पावर, आर को डिवाइड करने वाले सभी मिलेंगे ना, दस टोटल नंबर ऑफ सब फील्ड क्या होंगे। एक रिजल्ट गलती से मिस हो गया, 2 की पावर 5 के इसके सब फील्ड है ना, तो आर को डिवाइड करने वाले चाहिए हमें, आर को डिवाइड करने वाले, 5 को डिवाइड करने वाले कौन है, 1 और 5 ही है बस। तो एक तो ये मिलेगा 2 की पावर 1 का और 2 की पावर 5 का, ये सिर्फ दो ही सब फील्ड होंगी। कितनी मिलती है, टाउ आर, की नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ आर। मान लो 2 की पावर 16 है, तो कितने डिवाइजर मिलेंगे, 16 के डिवाइजर 1, 2 होगा, 4 होगा, 8 और 16। कितनी सब फील्ड मिली, 1 2 3 4 5, 5 टोटल नंबर ऑफ 5 सब फील्ड हैं 2 की पावर 16 के। फाइनाइट फील्ड, फाइनाइट वेक्टर स्पेस, इसी वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी हमने देखा अभी क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ एफ, ठीक है, ओवर डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वी। और हमें पता है कार्डिनलिटी ऑफ एफ क्या होगी, सम प्राइम की पावर आर, और फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो इसका डायमेंशन कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा। यानी कि ओवरऑल जो कार्डिनलिटी ऑफ वेक्टर स्पेस है कुछ ना कुछ प्राइम की पावर आर होगी, पी रेज टू पावर आर टाइप का होगा। क्लियर।
अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कार्डिनेटिव ऑफ एफ है जो 2 की पावर 8 है। के कोई भी सब फील्ड है एफ की, देन कार्डिनेटिव ऑफ के क्या हो सकती है? 2 की पावर आर। यहाँ पे आर क्या हो सकता है? इसका डिवाइजर ओनली वन। 8 के डिवाइड क्या होंगे? 1 2 4 8। क्वेश्चन ट्राई करो। मान लो कार्डिनेटिव ऑफ एफ है जो है 2 raised to power 6 एंड के कोई भी फील्ड है, देन डायमेंशन ऑफ एफ ओवर के कैन नॉट बी। क्या नहीं हो सकता इसका डायमेंशन? ऑप्शन ए 1 2 3 या 4। आंसर क्या आ जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि 4 डज नॉट डिवाइड 6। इसको डिवाइड करता हुआ है कि क्या चाहिए हमें? एस। तो इसको जो डिवाइड 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी, 6 को, और 3 भी। क्या नहीं करता? 4 नहीं करता। तो इस डायमेंशन इसका ये पॉसिबल नहीं। क्या 1 2 3 पॉसिबल है? ये तीनों पॉसिबल है। और क्या मिलेगा? एक ऐसा यूनिक वेक्टर स्पेस मिलेगा इस कार्डिनलिटी। अब हम कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स, हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी वेक्टर स्पेस। एग्जांपल्स। फर्स्ट, ए बिलोंग्स टू 3 × 3 की मैट्रिक्स है सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और A13 0 और ट्रेस ऑफ ए बी 0। हमें इस डब्लू क्या है? सब स्पेस है, ये आप चेक कर सकते हैं। सब स्पेस बनाएगा, हमने सब स्पेस के बहुत ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो ये सब स्पेस तो है। अब हमें क्या निकालना है? जो डब्लू है, वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, इसका डायमेंशन निकालना है। तो इस मैट्रिक्स में जितनी हमारे पास क्या होंगी? फ्री चॉइसेस होंगी। वही क्या होगा? डायमेंशन। फ्री चॉइस का मतलब कितनी जगह मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता हूँ। या फिर एक बार समझो एग्जांपल से। अब क्या 3 × 3 की मैट्रिक्स है? कैसी दिखती 3 × 3 की मैट्रिक्स? ये मान लो 3 × 3 की मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब देखो, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? बी होनी चाहिए। डी के पास कोई चॉइस नहीं है। इस एलिमेंट को भी क्या होना पड़ेगा? सी। और इस एलिमेंट को भी एफ होना पड़ेगा। ठीक है, ये तीन चॉइसेस हट गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि A13 एलिमेंट यानी किसी, इसको भी 0 होना पड़ेगा। यहाँ पे और कुछ एलिमेंट नहीं लिख सकता है। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 0। तो क्या मैट्रिक्स बचेगी? ए बी, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी बी आना चाहिए। 0 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ई एफ, यहाँ पे भी एफ। अब आई, नेक्स्ट कंडीशन कह रही है कि ट्रेस मस्ट बी 0, यानी कि ए प्लस ई प्लस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या? डायगोनल एलिमेंट का सम, ये भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया आई मस्ट बी -A -C, -A -C, यानी कि इसके पास भी कोई चॉइस नहीं है। तो फ्री चॉइस कितनी बची? कितने कोफिशिएंट बचे? 1 1 2 3 4, ओनली 4 चॉइस बची, यानी कि इसका डायमेंशन क्या होगा? 4 होगा। यानी कि जो डब्लू वेक्टर स्पेस है, इसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे? सिर्फ 4 चॉइस पे कहीं लिख सकते हैं, A B C D।
जैसे कि इसके एलिमेंट दिखेंगे कैसे, इक्वल टू ए टाइम्स 1 0 0, जहाँ पे भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ 0 - 1, प्लस में बी 0 1 1 0 0 0 0 0 0, प्लस में ई लिख लो कोई भी रैंडम वेरिएबल 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1, और एफ है डब्लू के हर एक एलिमेंट को इन चार के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ 0 0 0 0 0 1 0 1 0। तो ये जो चार आए हैं, ये क्या है, इनका स्पेनिंग सेट है। हमने पहले स्पेनिंग सेट कैसे निकालते हैं उसके एग्जाम्पल भी किए थे। ये स्पेनिंग सेट है और चारों क्या होंगे, ये एल आई भी हैं, यानी कि ये क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे चारों वेक्टर मिलके, और इनकी कोऑर्डिनेट डायमेंशन क्या होगा, 4। यहाँ से आ गया, मतलब इसका जो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वो क्या हो गया, 4 हो गया। कोई भी मान लो जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स वाला एन क्रॉस एन की, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, कितनी चॉइसेस होंगी, एफ एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स मान लो, सच दैट कि वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, कितनी चॉइस होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पास, मान लो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, यानी कि टोटल एन स्क्वायर एलिमेंट है, ठीक है। डायगोनल वाले एलिमेंट हटा दूं एक बार, ठीक है। अब इन एलिमेंट के पास चॉइस नहीं होती ना, नीचे वाले के पास, यानी कि इसका हाफ, और प्लस में क्या कर दूं, डायगोनल वाली चॉइस। ये फॉर्मूला समझ में आया। मान लो कोई भी, ये क्या किया मैंने, मान लो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो चॉइस कौन कौन से एलिमेंट के पास है मेरे, मैंने क्या किया है, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, पहले डायगोनल वाले एलिमेंट माइनस कर दिए, टोटल 3 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है, डायगोनल वाले मैंने माइनस कर दिए, 3 एलिमेंट। जो बाकी एलिमेंट बचे, हाफ हाफ इधर होंगे, हाफ इधर होंगे, जो इनके पास तो कोई चॉइस होगी नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कारण ये एलिमेंट के सेम ही होंगे। इनकी कितने एलिमेंट बचे, इनका हाफ कर दिया, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो वापस मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट भी क्या है, फ्री। तो ये फॉर्मूला ऐसे बना है। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, n² प्लस में n/2, या फिर n × n+1/2, तो क्या गया, ये समेशन n इक्वल टू n+n+1/2। अगर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है या 4 है, उसका डायमेंशन बताओ, तो क्या आ जाएगा, 3 × 4/2, यानी कि 6। हम डायरेक्ट डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, समेशन n-1। क्या कंडीशन और होनी चाहिए सिमेट्रिक, स्क्यू मैट्रिक्स में पढ़ी थी हमने कि करेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है जो क्या होता है, स्क्यू मैट्रिक्स मैट्रिक्स होने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, सभी 0। तो बाकी क्या बचा, n² - n/2,
यही बचे ना एलिमेंट, इनकी n इंटू n-1/2। डायगोनल तो यहाँ पे सभी जीरो है, इनके डायगोनल के पास कोई चॉइस नहीं है। प्रोवाइडेड करेक्टरिस्टिक ऑफ एफ क्या नहीं होना चाहिए, टू नहीं होना चाहिए। अगर टू हुआ तो उनके पास क्या आ जाएगी, चॉइस आ जाएगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर किसी फील्ड का करेक्टरिस्टिक टू हो तो सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या आ गया, n-1। अब ये वाला वेक्टर स्पेस, सब स्पेस पढ़ा था हमने, पोलिनोमियल्स वाला, जिसकी डिग्री एटमॉस 3 होगी। कंडीशन दे रखी हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ माइनस एक्स, और पी एट जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसका डायमेंशन निकालना है। तो निकालते हैं, कितनी चॉइसेस होंगी इसके वेरिएबल के पास, कितने स्केलर्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, वही डायमेंशन आ जाएगा ना इसका। तो पहले पी एक्स क्या है, एटमॉस 3 डिग्री, बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर माइनस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू जीरो, यानी ए भी जीरो होगा और सी भी जीरो होगा। ठीक है, ए और सी के पास कोई सोर्स नहीं, इनको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है पी एट जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स की जगह जीरो रखूंगा तो अकेला डी बचेगा, डी इज इक्वल टू जीरो। इसके पास भी कोई चॉइस नहीं, यानी कि डब्ल्यू के एलिमेंट सिर्फ ऐसे दिखेंगे, बी एक्स स्क्वेयर टाइप के। यानी कि इसका डायमेंशन क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू सिर्फ वन आ गया। इसका जो स्पेनिंग सेट होगा, या बेसिस ही कह लो, वो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर से हर एक एलिमेंट को स्पेन कर सकता हूँ। नेक्स्ट है मैट्रिक्स 5 क्रॉस 8 की, सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई डिवाइड सी, देन डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू निकालना है, क्या आएगा, क्या है, 5 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स है। कैसे दिखेगी 5 क्रॉस 8 मैट्रिक्स की, और ए आई जे एलिमेंट जीरो है अगर आई क्या करता है, डिवाइड्स जे को। मान लो ये क्या है, 5 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स है, 5 रो होंगी, 8 कॉलम होंगे। ठीक है, 5 क्रॉस 8 की, आई डिवाइड्स जे, इसका मतलब क्या हुआ, वन को कौन कौन डिवाइड करता है, वन को तो वन भी डिवाइड करता है, टू भी, थ्री भी, 4 5 6 7 8, यानी कि फर्स्ट रो तो क्या होगी, कंप्लीटली जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेकंड में, सेकंड के एलिमेंट क्या होंगे, ऐसे होंगे ना, टू जे टाइप के। तो टू को कौन कौन डिवाइड करता है, टू डिवाइड जे, तो टू डिवाइड 2 4 6 और 8, यही एलिमेंट जीरो होंगे, यानी कि A2 to 0 होगा एलिमेंट, A2 4, A2 6 और 2 A2 8। इनके पास चॉइस बचेगी A B C D E, जीरो, डी जीरो। ठीक है, थ्री को डिवाइड करेगा, A3 J टाइप के एलिमेंट में कौन कौन जीरो होगा, यानी कि थ्री को थ्री डिवाइड करता है और सिक्स डिवाइड करेगा, A3 3 और A3 6 एलिमेंट जीरो होगा। ABCDEF, ये जीरो हो गया, HI, ये वाला जीरो, जे के इनके पास ये फ्री। फोर्थ में 4 और 8 वाला जीरो होगा, HIJK LMN, 4 वाला जीरो, ये जीरो है, OPQ, और ये जीरो।
सो को थोड़ा ऐसा स्टाइल में लिख देते हैं। ये ओ है, LMNOP। और फिफ्थ लास्ट रो में क्या आएगा? A5J। इसमें फाइव किस डिवाइड जे, यानी कि जे की एक चॉइस होगी 5। तो फिफ्थ वाला एलिमेंट जीरो। LMNOPQRSTU, ये फिफ्थ एलिमेंट जीरो। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया? कितने फ्री चॉइसेस हैं? 26। 26 आएंगे। YZ 26 नहीं आएंगे। कितने? XYZ 23 एलिमेंट के पास फ्री चॉइस होगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया? 23 डायमेंशन हो गया इसका। इसकी क्या होगी? मैट्रिक्स होगी 5 क्रॉस 5 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट, इसका डायमेंशन निकालो। 4। AIJ is equal to ARS if I is equal to R and for J is equal to S। और का क्या मतलब है? या तो I R के इक्वल होना चाहिए एलिमेंट के, या फिर इन दो में से कोई भी कंडीशन है तो वो एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। कितनी 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है ना। एलिमेंट कैसे होंगे? A11, A12, A13, A14, A15, A21, A22, A23, A24, A25, A31, A32, A33, A34, A35। अच्छे तरीके से लिखते हैं। A11, A12, A13, A14, A15, A21, A1, A41, A51, A52, A53, A54, A55। क्लियर? तो अब हमारे पास है ये 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। एलिमेंट AI किसकी इक्वल हो? या तो R की इक्वल हो, तो वो एलिमेंट सेम होगा, यानी कि इसका I और इसका I R के इक्वल, यानी कि इस रो के पास, कंप्लीट के पास कोई चॉइस नहीं है। इसका 1 है ना, फर्स्ट कोफिशिएंट सेम है।
या फिर सेकंड सेम हो, यानी कि 1 1 1 जे इज इक्वल टू एस, यानी कि सेकंड सेकंड सफिक्स अगर सेम है और लगा हो ना, या तो यह कंडीशन या ये वाली कंडीशन हो, तो भी उनके पास नो चॉइस, ये सभी क्या आएंगे, सेम आएंगे। सिमिलरली यहाँ का सफिक्स फर्स्ट वाला सफिक्स इसके टू 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 सेम है ना, तो ये जो एलिमेंट दिखेगा वैसे ही ये एलिमेंट दिखेंगे। सिमिलरली ये भी रो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। सिर्फ एक चॉइस बची, A11, यानी कि इसका डायमेंशन क्या हो गया, 1। डायमेंशन ऑफ W क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। अगर मैं इसी में एंड लगा दूं तो क्या होगा, मान लो यही मैट्रिक्स है, Aij is equal to ARS if I is equal to R and J is equal to S। फर्स्ट सफिक्स भी सेम होना चाहिए, सेकंड भी, यानी कि किस की बात कर रहा है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो डायगोनल एलिमेंट नहीं, ये कह रहा है कि आई इज इक्वल टू मस्ट बी जे और जे मस्ट बी इक्वल टू एस, इनकी सफिक्स दोनों ही सेम होना चाहिए। A11 के कौन इक्वल होगा A11, ऐसा तो कोई होता ही नहीं ना, सभी यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों कंडीशन को फिल नहीं करेगा। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ W 25। सभी एलिमेंट के पास चॉइस होगी, कोई भी किसी के इक्वल होगा ही नहीं मैट्रिक्स में। नेक्स्ट, इसका डायमेंशन निकालो, ये आई जे belongs to R5 cross 5 matrix ये such that Aij is equal to ARS if I plus J is equal to R plus S। फर्स्ट एलिमेंट के सफिक्स का सम किसी और के सम के इक्वल हो ना, तो इसमें कितनी चॉइसेस आएंगी, डायमेंशन निकालना है मतलब इसका 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। इसका जो सम है 1 1 1 1 का सम 2, किन्हीं और दो सफिक्स का सम 2 आ सकता है। I प्लस जे का मतलब है 2, दोनों सफिक्स का ऐड किसी अलग दूसरे एलिमेंट के सफिक्स के सम के इक्वल होना चाहिए। 2 सफिक्स किसी के इक्वल नहीं होता। 1 और 2 का सम और 2 और 1 का सम सेम आएगा, यानी कि इसके पास कोई चॉइस नहीं है, जो एलिमेंट ये लिखा होगा वही ये होगा। सिमिलरली 3 1 का सम 4, 2 2 का 4 और 1 3 का 4, इन सब का 4 आएगा, यानी कि इन तीनों के पास एक ही चॉइस है, जो 1 3 लिखा होगा वही होगा। सिमिलरली 4 1 का 5, 3 2 का 5, 2 3 का 5 और इसका भी 1 4 का 5। ऐसे ही इन सब का एलिमेंट का सम 6 आएगा। अब 7 वाले हैं, 5 2 का 7, 4 3 का 7, 3 4 का 7 और 5 2 का 7, इन चारों भी सेम होंगे, यानी कि एक ही एलिमेंट के पास चॉइस। और ये 8 और इसका इसके पास कोई चॉइस नहीं, 9। और A55 यूनिक एलिमेंट है 10 का सम का। तो कितने डायमेंशन कितने बचे, 1 2 3 4 5 और 4 9, यानी कि डायमेंशन ऑफ W यहाँ पे आ गया 9। नेक्स्ट, 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स इक्वल हैं अगर I प्लस R इक्वल टू J प्लस S। इन दोनों में डिफरेंस है, उसमें I प्लस J था, इसमें इन दोनों का सफिक्स का सम फर्स्ट के सफिक्स का सम सेकंड के सफिक्स का सम के इक्वल आना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स में डायमेंशन क्या आएगा, ये फाइंड करना है। तो इसको है ना ऐसा सोच सकते हैं कि I माइनस जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ
आर माइनस एस, एस माइनस आर, आर माइनस एस लिख देना, माइनस कॉमन ले लिया। यानी कि कोई भी एलिमेंट उसके सफिक्स का डिफरेंस दूसरे के सफिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो ना, तो वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसमें क्या आएगा डायमेंशन, कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे? जैसे कि मान लो 1 2 का डिफरेंस क्या आया, -1। और 2 1 का डिफरेंस क्या आया, 1। इसके नेगेटिव के इक्वल है ना दोनों का डिफरेंस, यानी कि इसके पास कोई चॉइस नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह 1 3 का डिफरेंस 2, 3 1 का डिफरेंस -2, यानी कि इसका भी पास भी कोई चॉइस नहीं है, ये इसके सिमिलर ही होना पड़ेगा इसको। ऐसे ही ये दोनों भी गए एलिमेंट। क्लियर? इन पांचों के पास कोई, इन चारों के पास चॉइस नहीं है। आगे 1 1 का डिफरेंस क्या है, 0। 2 2 का भी 0, 3 3 का भी 0, यानी कि इनके पास भी ये तो सिमिलर सेम होने चाहिए, 1 1 के ही सेम होंगे ना, इनके पास भी कोई चॉइस नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब ऐसे जैसे 4 1 का डिफरेंस 3 था, और 1 4 का क्या आ गया, -3। तो इससे नेगेटिव 5 2 का डिफरेंस क्या होगा, 3, और उसका -3 है, तो इसके सेम ही होगा, अपोजिट साइन में सम। सिमिलरली इनका भी सम क्या है, 2 है ना, दोनों का डिफरेंस 2, और 1 2 वाले, 1 3 वाले का -2 है, तो 1 3 के इक्वल ही होंगे चॉइस इनके पास। सिमिलरली इनके पास भी कोई चॉइस नहीं होगी। इन सब का डिफरेंस क्या है, सफिक्स का 1, और 1 2 वाले का क्या है, -1। तो इनके पास कोई चॉइस नहीं है, 1 2 के इक्वल ही होना पड़ेगा इनको। क्लियर? अब जैसे 2 3 का क्या है, -1 है सम, और 2 1 का क्या है, 1 है, यानी कि ये दोनों, ये 2 1 के इक्वल होना चाहिए, और 2 1 किसके इक्वल है, 1 2 के। तो ये वाली रो भी सिमिलरली कैंसिल हो जाएगी, और ये भी, और ये भी 4 1। इनका डिफरेंस क्या है, -3, और 4 1 एलिमेंट का क्या है, 3 है। तो ये 4 1 एलिमेंट के पास सिमिलर होगा, और 4 1 तो पहले ही 1 4 के सिमिलर, यानी कि इसके पास भी कोई चॉइस नहीं। इस 5 एलिमेंट बचेंगे सिर्फ, वो क्या होंगे, डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन क्या आ जाएगा इसका, 5 आ जाएगा। तो डायमेंशन के एग्जांपल इतने ही करते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, मान लो W1 कोई भी सब स्पेस है, x1 x2 अप टू 100 टपल है, सच दैट कि xi 0 होगा अगर 4 डिवाइड करेगा i को। और W2 कोई भी सब स्पेस है, xi 0 है अगर 5 डिवाइड करता है i को। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन का डायमेंशन होगा ना, वो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्या आएगा? आगे तो वैसे और आसान हो जाएगा। अभी के डाटा जब इंटरसेक्शन सम और सब स्पेसिस इंटरसेक्शन यूनियन पढ़ेंगे ना, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस का डायमेंशन निकालते हैं, तो तब तो फॉर्मूले से होगा, लेकिन अभी जो हमें पता है उस तरीके से निकालें। तो W1 के एलिमेंट कैसे दिखेंगे, 1 2 3 ऐसे दिखेंगे ना, 4 4 डिवाइड 4, यानी 4th टपल 0, फिर 8 टपल 0 होगा, 5 6 7 8 वाला 0, ऐसे फिर ऐसे चलता जाएगा। 100 वाला भी 0 होगा, 99 x 99, जो 4 के मल्टीपल हैं वो सारे 0 होंगे। W2 में 5 के मल्टीपल 0 होंगे।
जो 5 के डिवाइजर हैं वहां पे क्या होगा? सफल 0 होगा। 6 7 8 9, फिर 0 11, ऐसे ऐसे 99 और 0। ऐसा W1 के एलिमेंट दिखेंगे, ऐसे W2 के एलिमेंट, दोनों की इंटरसेक्शन मतलब दोनों की कंडीशन को पूरा करने वाला कौन सा होगा? यानी कि फोर्थ प्लेस पे भी 0 और फिफ्थ प्लेस पे भी 0 होगा। तो कितने प्लेस पे 0 होगा? फोर्थ प्लेस वाले तो 25 हो गए। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं, 25। और इसके कितने एलिमेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं है? 20। अब दोनों में कॉमन भी तो हो गए। कितने हो गए दोनों में कॉमन? जहाँ पे फोर्थ प्लेस और 5 प्लेस के भी दोनों में कॉमन है, तो एंडेड बाई 25 प्लेस ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन। इनकी इन दोनों के इंटरसेक्शन जो है ना, ऐसा दिखेगा कुछ कि फोर्थ प्लेस पे भी 0 है और फिफ्थ प्लेस पे भी 0 है, ऐसे ऐसे। तो ऐसे कितनी जगह 0 आएगा? 40 प्लेस पे 0 आएगा दोनों के इंटरसेक्शन में। तो चॉइस कितनी बचेगी? 100 - 40 यानी कि 60। यानी कि इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 60। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 60। नेक्स्ट। डब्ल्यू कोई भी सब स्पेस है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन वाला जो वेक्टर स्पेस बनाता है ना, उसका कोई भी सब स्पेस डब्ल्यू है। कैसे फंक्शन को कंटेन करता है? डब्ल्यू कंटेन्स एफ such that 0 से 1 पे क्या है? 3 डिग्री, एटमोस्ट 3 डिग्री का पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ एटमोस्ट 3 एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन एफ 1 2 पे क्या है? 2 डिग्री का इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2। और एक और कंडीशन है, F0 = 0। तो इसका डायमेंशन बताना है डब्ल्यू का, क्या होगा? इसका डब्ल्यू का फंक्शन का क्या है? सब स्पेस है। तो कैसे फंक्शंस का सब स्पेस है कि जो 0 से 1 कैसा फंक्शन है? एटमोस्ट 3 डिग्री का, यानी कि AX³ + BX² + CX + में D। 0 से 1। और 1 से 2 पे कैसा है? रिस्ट्रिक्शन एटमोस्ट 2 डिग्री का। एटमोस्ट 2 डिग्री का कैसा होगा? AX² प्लस। याद रखना कि इसमें क्या करेंगे हम? नए कोफिशिएंट चूज करेंगे। ऐसा नहीं कि AX² + BX + C वही ले लें, क्योंकि ये अलग पोलिनोमियल हो सकता है ना। तो नए कोफिशिएंट के साथ बनाएंगे ना, कोई भी इसमें अलग पोलिनोमियल, इसमें अलग पोलिनोमियल, 3 डिग्री वाले में। तो न्यू कोफिशिएंट का यूज करेंगे। आगे कह रहा है कि एट F = 0 पे क्या है? 0। यानी कि 0 पे कौन सा फंक्शन होगा? AX³ + BX² + CX + D। ये 0 है। एट X = 0 ना। एक्स को 0 रखेंगे तो सिर्फ ये भी 0 0 0, यानी कि यहाँ से आ गया कि D 0। डी के पास कोई चॉइस नहीं है, डी तो 0 ही होना चाहिए। क्लियर? F 0 0 implies D = 0। सेकंड क्या है? कॉन्टिन्यूस भी तो होगा ना। सब स्पेस है कॉन्टिन्यूस, C 0 से 2 पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो कॉन्टिन्यूस की कंडीशन क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट F1 की इक्वल आएगी। यानी कि क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस एट X = 1 होना चाहिए, इसका मतलब
एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो इधर से लेफ्ट हैंड से क्या आएगा, a + b + c, और यहाँ से e + f + g। तो यहाँ से लिख सकता हूँ जी के पास भी कोई चॉइस नहीं होगी, कैसी चॉइस होगी, a + b - e - f, यानी कि कितने के पास चॉइस बची, आर्बिट्रेरी वेरिएबल 1 2 3 4 5। तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, 5 बचेगा। जैसे हमने करा किया कि मान लो कोई भी रियल की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका जो डायमेंशन आया था क्या आया था, समेशन एन, यानी n × n + 1/2। अगर वो कॉम्प्लेक्स की मैट्रिक्स है, 5 × 5 की क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो डायमेंशन क्या होगा। 5 × 5 की मैट्रिक्स ऐसी दिखेगी। अब हर्मिशियन है, ए थीटा इज इक्वल टू ए, मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू ए होना चाहिए। इसका मतलब ये हो ना। यानी कि इनके पास कोई चॉइस नहीं होगी ना, सिमेट्रिक है तो। ठीक है। अब जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के, अगर कॉम्प्लेक्स की फील्ड है तो क्या होने चाहिए, प्योरली रियल होने चाहिए, मतलब इमेजिनरी होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो इनके पास कितनी चॉइस हुई, ये 4 4 वाला तो है, 5 चॉइस, यानी कि इसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे, प्योर रियल है। और जो इन सब बाकी जो एलिमेंट बचे ना, इनके पास दो दो चॉइस है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिखता है, a + आइटा b, यानी कि दो वेरिएबल यूज होंगे। तो दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, सब में क्या होंगे, दो दो यूज, और इनमें एक एक वेरिएबल यूज होगा। क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जीरो, डायगोनल एलिमेंट पे जीरो इमेजिनरी पार्ट, और 5 वेरिएबल्स, 5 चॉइस हो जाएंगे इनके पास डायगोनल एलिमेंट के पास। और इनके पास कितनी हो जाएंगी, 4 + 3 + 2 + 1 × 2, दो दो वेरिएबल की चॉइस होंगी ना। कितना आएगा, 25। इनकी इसका जो डायमेंशन आएगा वो आएगा 25। तो ये बात याद रखना, अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स की हो ना, कॉम्प्लेक्स के वेक्टर हो, तो कहाँ से कैसे यूज करना है। यहाँ पे जो ए भी है वो रियल नंबर है, इसलिए फील्ड तो जो है रियल नंबर की है, और ये मैट्रिक्स क्या है उन कॉम्प्लेक्स नंबर पे। नेक्स्ट, रिजल्ट है, मान लो कोई भी वेक्टर स्पेस ओवर एफ बनाते हैं, वेक्टर स्पेस है वी, और के कोई भी सब फील्ड है। तो हमने पढ़ा था कि जो है वी ओवर के भी क्या बना देता है, एक सब स्पेस बना देता है ना। तो उसका जो डायमेंशन है वी ओवर के, वो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ वी ओवर एफ इंटू डायमेंशन ऑफ एफ ओवर के। एफ ओवर के भी क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। और इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो पढ़ी थी हमने, इसका डायमेंशन क्या था, एफ की का जो आज रिजल्ट किया था, एफ की कार्डिनलिटी p⁻r है, तो इसका जो डायम एफ ओवर के का जो डायमेंशन होगा ना वेक्टर स्पेस का, वो क्या होगा, आर को डिवाइड करेगा, डायमेंशन ऑफ एफ ओवर के डिवाइड आर को डिवाइड करेगा। ये वाला रिजल्ट था। तो इसका जो डायमेंशन है और वेक्टर स्पेस ओवर एफ का डायमेंशन है, ये इसका फॉर्मूला है निकालने का।
डायमेंशन क्या होता है? मान लो इफ कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू एन, एस कोई भी सबसेट है वी का, तो डायमेंशन अगर किसी भी स्पेनिंग सेट का डायमेंशन निकाले ना, तो वो कैसे निकलेगा? उसके अंदर ये देख लो कि कितने एल आई वेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ, यानी कि किसी भी सेट से उसका स्पेनिंग सेट बनाते हैं, तो हमें पता है कि वो सब स्पेस बनाता है, स्पेनिंग सेट एल एस क्या बनाता है, हमेशा सब स्पेस बनाता है वी का। तो इसका डायमेंशन देखेंगे हम, एल एस का, तो कितने डायमेंशन किसके को लाएगा, एस के अंदर एल आई वेक्टर देख लो, एल एस में भी का वही डायमेंशन होगा। मान लो डब्लू कोई भी सब स्पेस है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का, एडमिशन मैट्रिक्स का, इसका डायमेंशन क्या आएगा? अगर ओवर आर है तो आएगा एन स्क्वेयर। यहाँ पे जैसे इसका क्या था, एन इज इक्वल टू 5, तो डायमेंशन क्या है, एन स्क्वेयर इनटू 25। नेक्स्ट रिजल्ट है, मान लो एस कोई भी सेट है, एक्स एन वेक्टर है, और ये एल आई है, एल आई सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, एंड एक टी जो है, ये टू आई वन आई है, ये टू आई एक्स आई इज ना इक्वल टू वन टू एन, ये थ्री आई एक्स आई so on is ना इक्वल टू वन टू एन, सही, यहाँ पे ए आई जी लिखते हैं। देन P is Li if and only frank equal to P। ये किसी भी मैट्रिक्स की मतलब क्या है, वेक्टर्स को चेक करना कि एल आई है नहीं। मान लो जो टी है ना, इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन है एक्सरसाइज का, क्लियर। टी के अंदर मतलब वो वेक्टर्स हैं जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाए गए हैं। तो अब हमें ये चेक करना है कि टी के अंदर के वेक्टर्स एल आई होंगे या नहीं होंगे। तो इसका ये मेथड है आसान तरीका, कि इनको क्या कर लो, मैट्रिक्स बना लो इनके कोफिशिएंट की, अगर उसकी जो रैंक जो है मैट्रिक्स की, अगर के की इक्वल है ना, तो क्या कहेंगे हम, के क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज, यानी कि जितने वेक्टर्स हैं, के वेक्टर्स है ना, ये के वेक्टर्स हैं, उनके इक्वल रैंक आ जाए ना, तो वो एन के एन क्या बोलेंगे हम, कि सारे के सारे एल आई वेक्टर हैं। इसका पॉइंट का मतलब है, मान लो कोई भी है ना, एस कोई भी है, एल आई सेट, एल आई वेक्टर्स का सेट है, एक्स वन और एक्स फाइव, पांच एल आई वेक्टर है, ठीक है। और टी जो है मैंने इनके कॉम्बिनेशन से बनाया है, कि समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन ए वन आई एक्स वन एक्स आई, क्लियर, एक्स आईज के कॉम्बिनेशन से। और ऐसे ही
A2I। इसके अंदर मैंने तीन ही वेक्टर लिए हैं जो इनके कॉम्बिनेशन से बनाए हैं। मैंने तीन लिए। मान लो ये Y1 Y2 Y3 है। कैसे बनाए मैंने? मान लो कि Y1 बनाया मैंने A11 X1, A12 X2, A13 X3। ऐसे ही बनेगा ना? A14 X4 और A15 X5। इसी तरह Y2 A21 X1, सिमिलरली A25 X5। और Y3 क्या होगा? A31 X1 प्लस में A35 X5। और अब इनके जो कोफिशिएंट है ना, इनकी अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं तो कैसे दिखेगी वो? A11 A12 A13 A14 A15 ऐसी दिखेगी। A31 A21 A31 A22 ऐसे A25 तक। और A31 A32 ऐसे A35 तक। अगर इस मैट्रिक्स की मैं रैंक निकालूं, वो के इक्वल, यानी कि तीन तीन है ना रो यहाँ पे, के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे ये तीनों वेक्टर्स एल आई हैं। तो एक ये भी मेथड आ गया एल आई चेक करने का, कि इन वेक्टर्स को एल आई है, यानी कि अगर किसी एल आई के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाए तो हम उसकी क्या बना लो, मैट्रिक्स बना लो। उसकी रैंक अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो टी में है उनके इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? वो एल आई है। एक थोड़ा एग्जांपल से और क्लियर करें। क्या है इस पॉइंट का मतलब? कि मान लो एस कोई भी सेट है, X1 X2 X3 और X4, ये क्या है? एल आई। ठीक है। और टी जो है, मैंने वेक्टर्स का बनाया इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर का सेट। यानी कि मान लो कोफिशिएंट 3X1 लिया, X2 लिया, -3X3 ले लिया, X1 और X4 से बना दिया, X1 X2 और X3 से बना दिया। अगर मैं इनके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाऊं ना, तो कैसे दिखेगी मैट्रिक्स? जो ए मैट्रिक्स होगी वो कैसी दिखेगी? इसके कोफिशिएंट X1 का कोफिशिएंट, X2 का कोफिशिएंट, X3 का कोफिशिएंट, X4 का कोफिशिएंट। X1 का कोफिशिएंट सेकंड एलिमेंट में, और X4 का कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्या? 1 - 1 1 0। अगर मैं इसकी रैंक निकालूं ना, रैंक क्या आएगी? रैंक निकाल लेना, इसकी रैंक आएगी 3 रैंक आएगी। और ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी, यानी कि के इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या है? टी भी एक एल आई है, एल आई सेट है। इसके अंदर तीन वेक्टर्स क्या है? एल आई। तो ये भी तरीका हो गया एल आई चेक करने का, किन्हीं भी वेक्टर्स को जो कि किसी एल आई वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हो। यानी कि अब मान लो, जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं, कोई भी चेक करना हो तो उसको स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट में कॉम्बिनेशन मान सकते हैं ना। मान लो कि R3 का कोई सब स्पेस है, इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है? 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है। और कोई भी वेक्टर्स का सेट हो, मान लो टी है, ये मान लो 2 3 1 5 4 1 कुछ भी, 3 0 0। अभी ये चेक कर रहा हूँ क्या ये एल आई है या नहीं। तो मैं ये सोच सकता हूँ ना कि स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिख ही सकता हूँ। तो यानी कि इनके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाऊंगा तो कैसी बनेगी? ऐसी मिलेगी ना ए। इसको इन तीनों के कॉम्बिनेशन में लिखूंगा तो 2 3 1। देखिए 2 3 1 को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 2 3 1 को एलिमेंट को स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दूं, 1 0 0 3 0 1 0 और 1 0 0 1। तो क्या एलिमेंट आएंगे मैट्रिक्स के? 3 1 2 3 1। नेक्स्ट को लिखूंगा 5 4 1 को, तो ऐसा ही दिखेगा। अब बस मुझे इसकी रैंक चेक करूंगा। इसके अगर रैंक 3 है तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि ये वेक्टर्स क्या है? एल आई है या नहीं। अगर रैंक 3 नहीं हुई तो ये एल डी है। तो एक मेथड और मिल गया
चेक करने का वेक्टर्स एल आई है या नहीं, एल डी, किससे, मैट्रिक्स के तरीके से। नेक्स्ट जो अब टॉपिक है वो है काउंटिंग ऑफ बेसिस, कि किसी वेक्टर स्पेस में कितने बेसिस होंगे, उनकी काउंटिंग का क्या तरीका है। मान लो कोई भी वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन n है, तो जो फील्ड की कार्डिनलिटी वो क्या होगी, सम प्राइम की पावर नेचुरल नंबर, देन हमें जो बेसिस बनाना है, बेसिस बनाने के लिए क्या नेसेसरी है कि उसके अंदर एन एल आई वेक्टर्स हों, किसी भी सेट में डायमेंशन के इक्वल एन आई वेक्टर्स हों, तभी बेसिस बनता है ना। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि काउंट कर रहे हैं कि एल आई सेट्स कितने बना सकते हैं। एल आई नंबर ऑफ सबसेट विद कार्डिनल कार्डिनलिटी, वन कार्डिनलिटी के एल आई सेट कितने हो सकते हैं। अब हमें पता है जो सिंगलटन सेट होता है वो एल आई होता है, कब, अगर उसके अंदर क्या नहीं हो, जीरो ना हो। कोई भी सेट एल आई होता है, सिंगलटन सेट है, अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, एल आई होगा। बाकी कोई भी सेट है, अगर उसमें जीरो आ जाए ना, एक से ज्यादा कार्डिनलिटी का भी हो, तो वो हमेशा एल डी होता है। हमने एल आई और एल डी की प्रॉपर्टीज में ये बात पढ़ी थी। तो कोई भी सिंगलटन सेट क्या होता है, एल आई होता है अगर उसमें एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो कितनी चॉइसेस हैं वन कार्डिनलिटी के मैं एल आई सेट बना सकता हूँ। फील्ड की कार्डिनलिटी क्या है, वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी में जितने भी एलिमेंट हैं और जीरो को हटा दूं, तो बाकी जीरो वेक्टर को हटा दूं, बाकी सभी सिंगलटन वेक्टर क्या बना सकते हैं, एल आई सबसेट बना सकते हैं। तो डायमें वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी क्या होती है, फील्ड की कार्डिनलिटी यानी कि पी की पावर एस, और रेज टू पावर डायमेंशन ये फील्ड की कार्डिनलिटी होती है। डायमेंशन क्या है यहाँ पे एन, इसमें से एक एलिमेंट हटा दूं जीरो को, तो इतने क्या होते हैं, एक कार्डिनलिटी के एल आई सबसेट होते हैं। क्लियर। अगर एक्स क्या नॉन जीरो तो मैं सिंगलटन इतने एलिमेंट बना सकता हूँ। कार्डिनलिटी टू के कितने आएंगे, एल आई सेट देख रहे हैं अभी तो, सेट विद कार्डिनलिटी टू। अब मान लो एल आई सेट बनाना हो, तो फर्स्ट की पास क्या चॉइस होगी कि वो क्या हो, नॉन जीरो। कोई भी एलिमेंट आ सकता है ना, पी की पावर एन माइनस वन, इसके पास तो इतनी चॉइस है। ठीक है, क्लियर। बस ये नॉन जीरो होना चाहिए। अब सेकंड क्या है, इनके जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता हुआ नहीं होना चाहिए वाई। अगर एल आई होना है तो क्या होना चाहिए, वाई इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो एक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं, कितने आएंगे, पी की पावर आर एलिमेंट ऐसे आएंगे, क्योंकि जो एक्स से हमें लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक्स का ए एक्स, इस टाइप के एलिमेंट दिखेंगे ना लीनियर कॉम्बिनेशन में, ए के एक्स से के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्स टाइप के दिखेंगे, जहाँ पे ए कहाँ से आता है, फील्ड से आता है। अब ए फील्ड की क्या कोऑर्डिनेट है, पी की पावर आर, यानी कि मैं एक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इतने टाइप के डिस्टिंक्ट एलिमेंट बना सकता हूँ, पी रेज टू पावर आर। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी सेट्स कितने बचेंगे, इसके पास कितनी चॉइस है, पी रेज टू पावर आर माइनस वन, वाई के पास कितनी चॉइसेस हैं, वाई के पास माइनस में पी रेज टू पावर आर।
और डिवाइड बाई टू। टू से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि पहले वाई भी आ सकता है ना, एक्स और वाई आगे पीछे भी आ सकते हैं, ऑर्डर्ड नहीं है ना ये, तो इसलिए डिवाइड बाई हम टू करेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट विद कार्डिनलिटी टू एल आई सबसेट क्या आ जाएंगे? पी रेज टू पावर आर माइनस पी आर इंटू एन माइनस पी रेज टू पावर आर एन माइनस पी रेज टू बाई आर डिवाइड बाई टू। तो इतने सेट्स क्या आ जाएंगे? टू कार्डिनलिटी के आ जाएंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एल आई सबसेट विद कार्डिनलिटी थ्री आर। तीन कार्डिनलिटी के कितने सबसेट आएंगे, आ सकते हैं एल आई सेट्स? तो फर्स्ट के पास क्या चॉइस होगी? मान लो थ्री कार्डिनलिटी का सेट कैसे दिखेगा? एक्स वाई जेड, तीन एलिमेंट ले लिए। एक्स के पास कितनी चॉइस है? पी आर एन माइनस वन। ठीक है, वाई के पास, वाई इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होना चाहिए ना, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स, यानी कि इसके पास कितनी चॉइस आई थी? पी आर आर माइनस पी की पावर आर। अब जो है जेड जो है, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होना चाहिए ना, इन दोनों से स्पेन नहीं होना चाहिए जेड का एलिमेंट, तभी एल आई होगा। अब एक्स वाई का जो है स्पेनिंग सेट कैसा दिखेगा? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, यानी कि इस टाइप का एलिमेंट कोई भी नहीं होना चाहिए जेड। तो इसके पास कितनी चॉइसेस बची जेड के पास? पी आर चॉइसेस के पास, पी आर चॉइसेस के पास, यानी कि पी ऑफ टू आर। और टोटल कितने एलिमेंट है? पी आर रेज टू पावर एन माइनस टू एन। तो ये आ गई ना चॉइस, जेड के पास इतनी चॉइस है, पी आर माइनस वन, पी आर एन माइनस, ये वाई के पास चॉइस, और पी रेज टू पावर आर एन माइनस पी रेज टू पावर टू आर। और डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल। थ्री फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया? वही ऑर्डर इनका फिक्स नहीं है इसलिए। तो सिमिलरली हमारे पास फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया? कि टोटल नंबर ऑफ एल आई सबसेट ऑफ कार्डिनलिटी, एम कार्डिनलिटी के निकालने हो तो कैसे? एम लेस देन वन आर, क्या फॉर्मूला है जो प्रोडक्ट कर दो, आई इज इक्वल टू जीरो टू एम माइनस वन पी एन आर माइनस पी रेज टू पावर आई आर डिवाइड बाई एम फैक्टोरियल। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू जीरो टू एम माइनस वन कार्डिनलिटी ऑफ एफ की पावर एन माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एफ रेज टू पावर आई डिवाइड बाई एम फैक्टोरियल। अब हमें क्या चाहिए? बेसिस चाहिए ना, यानी कि हमें किस कार्डिनलिटी के चाहिए? एन कार्डिनलिटी के चाहिए। एल आई सेट, एन कार्डिनलिटी के एल आई सेट हो, डायमेंशन की इक्वल एल आई नंबर ऑफ सेट हो, तो वो क्या बना देता है? बेसिस बना देता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ, तो हमारे पास बेसिस का फॉर्मूला आ गया। बेसिस इन ए वेक्टर स्पेस डायमेंशन एन ओवर फील्ड एफ आर कितना आ जाएगा? आई इक्वल टू जीरो से लेके एन तक, एन माइनस वन तक, कार्डिनलिटी ऑफ एफ रेज टू पावर एन माइनस कार्डिनेट ऑफ रेज टू पावर एफ आई डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? एन फैक्टोरियल। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, यानी कि अब मान लो क्वेश्चन निकालते हैं। नंबर ऑफ बेसिस इन जेड थ्री क्यूब जेड थ्री कितने होंगे इसके बेसिस में? यानी कि थ्री कार्डिनलिटी की चाहिए हमें, तो क्या आएगा? कार्डिनलिटी ऑफ एफ रेज टू पावर एन, एन क्या है? थ्री, तीन डायमेंशन का, माइनस में आई की जगह एक बार जीरो, कार्डिनेट ऑफ एफ रेज टू पावर आई, कार्डिनेट ऑफ एफ क्या है? फील्ड की कार्डिनेट थ्री है जेड थ्री में, जीरो वन और एन माइनस वन तक जाएंगे, यानी कि टू तक डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल।
3 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा? 26, 24, और ये 18 डिवाइड बाई 6, इसकी कैलकुलेशन क्या जाएगी? 1872। तो इतने इसमें बेसिज होंगे। इसी तरह ना, ये जो फॉर्मूला है, जो ग्रुप है GLNF, इसका ऑर्डर यहीं से आया है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? N-1। GLNF क्या ग्रुप है? ग्रुप ऑफ N क्रॉस N मैट्रिक्स के, जिसके जो एलिमेंट्स आएंगे, जो फील्ड से आएंगे, वेयर F इज ए फील्ड ऑफ फाइनाइट ऑर्डर फील्ड। क्लियर? अब काउंटिंग ऑफ क्या पढ़ लिया हमने? बेसिस की काउंटिंग तो पढ़ ली। अब पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ सब स्पेसिस। ये चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, काउंटिंग ऑफ सब स्पेस से स्टार्ट करेंगे। बस ये थोड़ा टॉपिक रह गया, फिर हम ईडीपी स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।